हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम अपने एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म के जो ये टॉपिक चलता आ रहा है हमारी सीरीज़ में, इसको फाइनली कंप्लीट करेंगे। हम ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि कैसे कैसे स्वदेशी मूवमेंट जो है उसने मोमेंटम पकड़ा, उसका प्राइमरी रीज़न क्या था स्टार्ट होने का, कौन कौन लीडर्स इन्वॉल्व थे, और इसी बीच में जो जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए। बेसिकली सबसे मेजर और सिग्निफिकेंट इवेंट जो इन ईयर्स के बीच में हुआ वो था सूरत स्प्लिट अपना, जो कांग्रेस जो है दो पार्ट में स्प्लिट हो गई थी। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा जो सरकार का रिएक्शन था, जो सरकार का प्लान था ओवरऑल स्वदेशी मूवमेंट को रिप्रेस करने का, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनमें और भी ज़्यादा दरार डालने का जो प्लान था। और एक तरीके से जो स्वदेशी मूवमेंट में हमने देखा कि उनके जो एक तरीके का पूरा फैक्टर था, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला जो फैक्टर था कि हम बंगाल में पार्टीशन करेंगे, मुस्लिम्स को उनकी मेजॉरिटी स्टेट देने का, ये जो मेन मेन मुद्दा था जिसने इन फ्यूचर जाके हमारे कंट्री में बेसिकली एक विभाजन टाइप की स्थिति जो है लोगों में पैदा कर दी थी, जो आज से पहले एब्सेंट थी। जो हम जानते हैं हिंदू मुस्लिम के जो विवाद हैं, जो बेसिकली उनके माइंडसेट में पार्टीशन के दौरान ये बात लाई गई कि, और इस स्ट्रैटेजी का पार्ट था गवर्नमेंट की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी थी कि लोगों में डिवीजन क्रिएट कर देना। क्योंकि जब लोग डिवाइड हो जाएंगे तो उनका एक खुद का यूनिफाइड गोल नहीं रहेगा कि भाई ये पर्टिकुलर गोल इस कंट्री को आज़ाद कराना है। उनके जो गोल है वो स्प्लिट करा दो। तो ये स्ट्रैटेजी उन्होंने खेली थी। और इन दी एंड 1909 में मॉडल रिफॉर्म्स वगैरह आए थे। बेसिकली नाम के रिफॉर्म थे, इसलिए हम इन्हें ऊपर ऊपर से ही देखेंगे, कोई इसमें सिग्निफिकेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जो हम आज से शुरू से देखते आ रहे हैं कि रिफॉर्म के नाम पे बस वो ये कि थोड़े बहुत नंबर गिनती में बढ़ा दिए। लेकिन इनमें एक मेजर सिग्निफिकेंट इवेंट ये था कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की हम बातें सुनते आए हैं शुरू से, कि जो गांधीयन एरा में भी हम देखेंगे आगे जाके ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स वगैरह, तो उसकी शुरुआत और जो जड़ है वो मॉडल रिफॉर्म्स के थ्रू ही हुई थी। तो इस टॉपिक को चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इन अक्टूबर 1906 ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम एलिट्स कॉल्ड द शिमला डेप्यूटेशन led by the Aga Khan met Lord Minto and demanded separate electorates for the Muslims and the representation in excess of their numerical strength in view of the value of contribution Muslims were making to the defense of the empire। तो पहले पॉइंट में ही आप देख सकते हैं कि 1906 की बात चल रही है। और इस टाइम पे वहाँ पे जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा भी है, ब्रिटेन में इस टाइम पे इलेक्शंस हुए थे जिसमें लिबरल पार्टी जो है जीत गई थी। तो बेसिकली ये जो शिमला डेप्यूटेशन थी, ये एक तरीके के 35 मेंबर्स थे। ये 35 मुस्लिम एलिट्स के मेंबर्स थे, जो कि जो लॉर्ड मिंटो और उनके जो स्टेट गवर्नर थे जॉन मॉर्ली, उनसे बेसिकली एक तरीके की रिक्वेस्ट करने गए थे और अपना प्लान उनके सामने प्रेजेंट करने गए शिमला में कि भाई ये जो हमें अपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए जाएं, क्योंकि हमने बहुत एम्पायर का बहुत साथ दिया है हर स्टेज तक, और एम्पायर जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके हम जो हैं एक तरीके से सहयोगी रहे हैं हर स्टेज पे। तो बेसिकली यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड अब जो एलिट मुस्लिम थे ये ले आए थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था। सेकंड पॉइंट है हमारा, द सेम ग्रुप क्विकली टुक ओवर द मुस्लिम लीग। तो जो मुस्लिम लीग थी, जो सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वगैरह जहाँ पे ये सब स्टार्ट हो चुका था, ये एक तरीके की मुस्लिम की सेपरेट पॉलिटिक्स जो स्टार्ट हो चुकी थी मुस्लिम लोगों की। जो एलीट मुस्लिम थे उनकी कॉमन मासेस तो अभी भी नॉर्मल अपने सारे यूनिफाइड ही थे मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन ये जो एलिट्स थे इनका जो अलग माइंडसेट हो गया था अब, कि हम जो है ब्रिटिश के साथ काम करेंगे और ब्रिटिश हमें रिवॉर्ड करेंगे। बेसिकली इनकी ये मैंटेलिटी हो गई थी अब। तो जो मुस्लिम लीग है, ये जो ग्रुप था 35 मेंबर्स थे, जिसमें ये दे क्विकली टुक ओवर दी मुस्लिम लीग। आगे जाके ये मुस्लिम लीग का फिर पार्ट भी बन गए थे ये लोग, जिसमें मोस्टली आप देख सकते हैं कि नवाब ऑफ ढाका, नवाब मोहसिन उल मुल्क, वकर उल मुल्क इन 1906। तो मोस्टली नवाब्स वगैरह ही थे इसमें, एलिट्स थे, नवाब्स थे। इनका प्राइमरीली यही पर्पस था कि ये जो रिफॉर्म्स वगैरह की अब अपॉर्चुनिटी आएगी, लिबरल गवर्नमेंट वहाँ पे सेटअप हो गई है, एलिट्स के जो माइंड में जो भी था उस टाइम पर पॉलिटिक्स वगैरह को लेके, तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को सीज़ करना चाहा। उन्होंने इस मौके को जो है यूटिलाइज़ करना चाहा। लेकिन वो मेरे ख्याल से ये समझ नहीं पाए थे कि जो ब्रिटिश हैं ये सिर्फ ये गेम जो खेल रहे थे। उनका प्राइमरी जो गोल था वो यही था कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस के और जो हिंदू नेशनलिज्म है उसके अगेंस्ट कर देना। तो प्राइमरी उनका यही पर्पस था इन सब चीज़ों से, कि भाई इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे देते हैं वगैरह वगैरह। उनको कोई मुस्लिम से ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। वो तो इसमें अपना फ़ायदा ढूंढ रहे थे जो ब्रिटिश थे। और ये हमारे मुस्लिम एलिट्स भी फेल हो गए थे रियलाइज़ करने में, और जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो भी ये रियलाइज़ करने में कहीं ना कहीं फेल हो गई थी। थर्ड है हमारा, द मुस्लिम लीग इंटेंडेड टू प्रीच लॉयल्टी टू द एम्पायर एंड टू कीप द मुस्लिम इंटेलिजेंसिया अवे फ्रॉम द कांग्रेस। तो मुस्लिम लीग ने क्या क्या कहा कि
अंग्रेज़ों से इन्होंने एक तरीके का ये इनके बीच में जो डील हुई थी ये था कि हम अंग्रेज़ों की पूरी लॉयल्टी करेंगे और जो मुस्लिम इंटेलिजेंसिया है, मुस्लिम इंटेलिजेंसिया मतलब जो कॉमन मुस्लिम इंटेलिजेंट लोग हैं जिन्हें कोई धर्म से कोई मतलब नहीं है, जिन इवन दो वो मुस्लिम है, उनका भाईचारा था। मोस्टली लोग और शुरू से ऐसे ही रहे हैं, जो एलिट्स होते हैं, जो जिनका माइंड और जिनका एंड गोल एक अलग ही होता है। मोस्टली एलिट्स वगैरह ही इस टाइप की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, जिनका एक खुद का सेल्फ इंटरेस्ट उसमें होता है। जो ऐसी अपॉर्चुनिटी सीकिंग वाली पॉलिटिक्स होती है उसमें ऐसे लोगों की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। या एक तो पॉलिटिक्स अपनी होती है कि भाई हित में काम करना, जो कि हमारे कांग्रेस वगैरह वाले बंदे कर ही रहे थे सब, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं शुरू से ही। लेकिन ये जो मुस्लिम लीग थी और इसमें जो एलिट्स थे, कुछ मोस्टली एलिट्स जो थे, कुछ नहीं, जो मोस्टली एलिट्स थे उनके प्राइमरी गोल ही अब अलग हो चुके थे। और जो हमारे नॉर्मल लोग थे, मुस्लिम इंटेलिजेंस या नॉर्मल थी, जो कॉमन पीपल, जो कॉमन मासेज हैं, जो सालों से जिनके ख़ानदान शुरू से एक साथ हम रहते हुए आए हैं, एक साथ हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है हमारी कंट्री में शुरू से ही है, सौयों सालों से, तो उनको अलग करना कांग्रेस से, उन्हें एक यूनिफाइड जो गोल था हमारा उससे अलग करने के लिए ही जो मुस्लिम लीग है, उन्होंने एक अपना एक प्राइमरी पर्पस बना लिया था कि जो मुस्लिम पढ़ लिख चुके हैं, जिनका गोल है अब अपनी कंट्री को आज़ादी दिलाना और जो है लीडरशिप में इन्वॉल्वमेंट लेना, तो उनका माइंड डाइवर्ट करके, जो है कांग्रेस से डाइवर्ट करके अपनी तरफ उन्हें अट्रैक्ट करा जाए अपनी बातों से और अपने मुद्दों से, जो भी ब्रेन वॉशिंग भी कह सकते हैं हम उसे। तो वो प्राइमरी पर्पस अब धीरे धीरे होना था इस मुस्लिम लीग का। नेक्स्ट है हमारा गोपाल कृष्ण गोखले ऑल्सो वेंट टू इंग्लैंड to meet the Secretary of State for India, John Morley, to put the Congress demands of self-governing system similar to that in the other British colonies. तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो कांग्रेस के मेंबर थे और वो भी इंग्लैंड गए थे जब हम 1906 की बातें चल रही हैं, जब वहाँ पे लिबरल गवर्नमेंट आ गई है, कि जो हमारा आईएनसी का जो प्राइमरी गोल था उसको क्यों ना हम सामने रखें इंग्लैंड की सरकार के। तो वो जॉन मॉर्ले से मिलने गए, जो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और उन्होंने कांग्रेस की डिमांड सामने रखी, जो स्वराज्य की डिमांड थी, सेल्फ गवर्निंग सिस्टम की डिमांड थी, जो अदर ब्रिटिश कॉलोनीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो ये सब, इन सब कॉलोनीज़ में जो सेल्फ गवर्नमेंट चलती थी, वो ही डिमांड जो हम शुरू से सुनते आए हैं पीछे से अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो वही डिमांड हमारे गोपाल कृष्ण गोखले सामने रखने गए थे जॉन मॉर्ले के, जो कि उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है द रिफॉर्म्स, कि एक्चुअल में रिफॉर्म्स थे क्या, उनमें ऑन पेपर जो जो बातें थी वो क्या थी। तो दी वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो, जो उस टाइम पे वाइसरॉय थे, एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जॉन मॉर्ले agreed that some reforms were due so as to appease the moderates as well as the Muslims. तो इन्होंने जो डिसीजन लिया जॉन मॉर्ले साहब ने और लॉर्ड मिंटो ने, वो ये था कि भाई रिफॉर्म तो हमें खैर देने ही थे, क्योंकि भाई जो मॉडरेट्स हैं और जो मुस्लिम्स हैं उनमें थोड़ी बहुत अब गुस्सा या एक तरीके का रिजेंटमेंट तो अब बना ही बैठा था इस टाइम तक, हम जानते ही हैं। तो उन्हें अपीज़ करने के लिए, कहीं ना कहीं उन्हें प्लीज़ करने के लिए, उनको जो है सेटिस्फाई करने के लिए ये रिफॉर्म्स वगैरह इंट्रोड्यूस करे गए थे। दे वर्कड आउट ए सेट ऑफ मेजर्स। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बैठ के फिर जो है फुल डिस्कशन करा और ये बेसिकली मॉर्ले मिंटो जो रिफॉर्म्स हैं वो फॉर्म करें, जिनका नाम इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 भी है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द इलेक्टिव प्रिंसिपल वाज रिकग्नाइज्ड फॉर द नॉन ऑफिशियल मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल्स इन इंडिया। तो ये हमारे अब रिफॉर्म्स के जो पॉइंट थे वो पॉइंट्स हैं। इंडियंस वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दो ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एंड कम्युनिटी। तो क्लास एंड कम्युनिटी का अभी भी हम देख सकते हैं, ये डिवीजन था अभी भी कि इन्हीं बेसिस पे जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस अब अलाउ तो कर, पार्टिसिपेट तो कर पाएंगे इलेक्शंस में, लेकिन वो भी क्लास और कम्युनिटी का विभाजन उसमें कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स फॉर इलेक्शन टू द सेंट्रल काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड। तो अब हम देख सकते हैं कि पहली बार जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली बात अब आ चुकी है हमारे बेसिकली एक तरीके के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में इंडिया के। अ मोस्ट डेट्रीमेंटल स्टेप फॉर इंडिया, एक बहुत ही हार्मफुल जो स्टेप रहेगा इन द फ्यूचर भी, जिसे हम आगे आके देखेंगे, जैसा कि हमने इस हिस्ट्री में देखा भी हुआ है। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो स्टेप था ये आगे जाके काफ़ी हार्मफुल रहेगा इंडिया की ओवरऑल पॉलिटिक्स के लिए, even after independence. The number of elected members in the Imperial Legislative Council and the Provincial Legislative Council was increased. तो basically number of elected member increase कर दिए गए थे, जो Imperial Legislative Council थी और Provincial Legislative Councils थी, और in the Provincial Councils non-official majority was introduced, but since some of these officials were nominated and not elected, the overall non-elected majority remained. तो बेसिकली ये है कि जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थी, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इंट्रोड्यूस करी गई थी वहाँ पर,
लेकिन सम ऑफ दीज नॉन ऑफिशियल्स वर नॉमिनेटेड, तो वो नॉमिनेटेड थे, इलेक्टेड नहीं थे, तो इसका कोई पर्पस था नहीं। ओवरऑल नॉन इलेक्टेड मेजोरिटी तो थी ही, क्योंकि जब ऑलरेडी वो नॉमिनेटेड है तो इलेक्शन का पर्पस क्या है फिर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना। तो जो हमारी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो कि हमारा, जैसा कि आप जानते ही होंगे, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1861 के बाद इस्टेब्लिश हुई थी, ये वो जो काउंसिल है, इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्टेड मेंबर्स बढ़ा दिए गए थे। बेसिकली इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वही है जिसने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को जो है सेपरेट करा था जब ये एक्ट इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द चार्टर एक्ट, और ये हम जानते हैं 1947 तक कंटिन्यू रहेगी। तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्टेड मेंबर्स वगैरह इंक्रीज़ कर दिए गए थे। प्रोविंशियल काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, जो कि हम देख ही चुके हैं, बट सिंस सम ऑफ दीज वर नॉन ऑफिशियल वर नॉमिनेटेड, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू सुमित सरकार। सुमित सरकार एक काफ़ी रिस्पेक्टेड इंडियन हिस्टोरियन है, तो उनका ये कहना है, इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द टोटल 69 मेंबर्स 37 वर टू बी ऑफिशियल्स एंड ऑफ द 32 नॉन ऑफिशियल्स 5 वर टू बी नॉमिनेटेड। ऑफ द 27 इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल्स 8 seats were reserved for the Muslims under separate electorates only. Muslims could vote here for the Muslims candidate, while 4 seats were reserved for the British capitalists, 2 for the landlords, 13 seats came under general electorate. तो यही इसके मोटे मोटे पॉइंट्स हैं इस रिफॉर्म के। बेसिकली हम जानते हैं कि इस रिफॉर्म ने ज़्यादा कुछ कंट्री में चेंज नहीं करा था पॉजिटिवली। नेगेटिवली तो ये अपने जो सेपरेट इलेक्टरेट्स हैं, ये वाला आइडिया इंट्रोड्यूस इन्हीं रिफॉर्म्स के थ्रू इस कंट्री में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, द इलेक्टेड मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होने थे, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होने थे। मतलब किसी और को पहले इलेक्ट करा जाएगा, फिर वो बॉडी जो है उस पर्टिकुलर मेंबर को इलेक्ट करेगी। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। ये लोकल बॉडीज वर टू इलेक्ट एन इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज था, इसे लोकल बॉडी इलेक्ट करती पहले, फिर इलेक्टोरल कॉलेज जो है इंटर्न इलेक्ट करती मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटर को। तो इनडायरेक्टली इलेक्शन हम देख सकते हैं, ये फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, who in turn would elect members of the central legislature। तो काफ़ी बेसिकली इनडायरेक्ट ही है पूरा ओवरऑल प्रोसेस, कि भाई लोकल बॉडी जो पहले इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करेगी एक, वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है फिर मेंबर्स को इलेक्ट करेगा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाले मेंबर हैं वो इलेक्ट करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर वाले मेंबर्स को। तो ये था इस पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स। तो बोथ एट द सेंटर एंड इन प्रोविंसेस। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था और जो इंपीरियल लेजिस्लेचर था, उसकी पावर्स जो थी वो एनलार्ज कर दी गई थी, एंड द लेजिस्लेचर्स कुड नाउ पास रेजोल्यूशंस विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड। तो रेजोल्यूशन पासिंग की बेसिकली एक पावर दे दी गई थी, लेकिन वो एक्सेप्ट हो या ना हो उसका कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था। आस्क क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्रीज, वोट सेपरेट आइटम्स इन द बजट, दो द बजट एज अ होल कुड नॉट बी वोटेड अपॉन। तो बजट में आइटम्स वोट करने का, बजट में बेसिकली क्या क्या आइटम्स होने चाहिए, क्या क्या रखना है या नहीं रखना, उन पे वोट करने का तो ऑप्शन था, लेकिन बजट को एज अ होल, एज अ सिंगल एंटिटी वोट करने का ऑप्शन नहीं था। सेकेंड है हमारा, वन इंडियन वॉज टू बी अपॉइंटेड टू द वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल भी बोला जाता है जिसे, जिसमें आज से पहले सिर्फ हमारे ब्रिटिश लोग ही थे, तो उसमें एक वन इंडियन वॉज टू बी अपॉइंटेड टू दी वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी प्रोविजन जो है मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स लेके आए थे। उसमें यह है कि अब एक इंडियन भी होगा इस काउंसिल में, जो है ये जो मेंबर्स थे, जो कैबिनेट था, इसमें जो मेंबर्स होते थे जो हेड करते थे मैटर्स सच एज मिलिट्री, रेवेन्यू, लॉज, फाइनेंसेस एट्सेट्रा, इन मैटर्स को जो देखेंगे, अब उसमें एक जो है इंडियन भी अपॉइंट होगा। तो हमारे जो फर्स्ट इंडियन थे वो सत्येंद्र सिन्हा थे, एंड ही वॉज अपॉइंटेड इन 1909, जो कि है द रिफॉर्म्स ऑफ 1909 अफोर्डेड नो आंसर टू द इंडियन पॉलिटिकल प्रॉब्लम। जो हमारी प्राइमरी पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी इंडिया की, जो बेसिकली यही थी कि जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया से अब जाएं, और हमारा जो गोल है स्वराज्य का वो हम अचीव करें, हम इंडिपेंडेंट हों, हमारे यहाँ खुद की सेल्फ गवर्नमेंट हो। तो ये जो हमारे मोटे मोटे मुद्दे थे, इनको एड्रेस करने के लिए जो ये रिफॉर्म्स हैं, इनमें एक भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। जो सिग्निफिकेंट और मेन जो प्रॉब्लम्स थी इंडिया की उस टाइम पर, उनमें से किसी एक को भी इन रिफॉर्म्स ने जो है एड्रेस नहीं करा, सॉल्व नहीं करा। इन मुद्दों का इन रिफॉर्म्स में कोई जो है जवाब नहीं था। तो लॉर्ड मॉर्ले मेड इट क्लियर दैट colonial self-government, as demanded by Congress, was not suitable for India, and he was against the introduction of parliamentary or responsible government in India। तो ये जो सेल्फ गवर्नमेंट की बात रखी गई थी, हमारे गोखले सर भी जब गए थे वहाँ पर, इंग्लैंड भी गए थे वो, उन्होंने 1906 में अपना ये जो कांग्रेस का मेन प्राइमरी गोल जो डिसाइड हुआ था सेल्फ गवर्नमेंट वाला, वो पुट फॉरवर्ड करा वहाँ जाके, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये जो लॉर्ड मॉर्ली थे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम पर, उन्होंने जो है अपना एक तरीके से
मुद्दा क्लियर रख दिया था लोगों के सामने, इंडियंस के सामने, बेसिकली कांग्रेस के लीडर्स के सामने, कि जो सेल्फ गवर्नमेंट है, कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट है, जैसे दूसरी कॉलोनीज़ में थी, ऑस्ट्रेलिया में थी, कनाडा में थी, वो जो है सूटेबल नहीं है इंडिया के लिए, ऐसा इनका कहना था लॉर्ड मॉर्ले का। और ये जो है बिल्कुल अगेंस्ट थे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के। तो इंडिया में ऐसी गवर्नमेंट को ये बिल्कुल इंट्रोड्यूस करना ही नहीं चाहते थे। जो ब्रिटिश थे मेनली, ये अपने लॉर्ड मॉर्ली जो थे, इन्होंने तो क्लियर कर ही दिया था कि ये बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इन्होंने जो कहा है वो ये है कि अगर जो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं, इसके तहत अगर इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाता है कंट्री में, तो मेरा उसमें कोई रोल नहीं होगा। मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के। और कोई भी ऐसा रिफॉर्म में अगर कोई आता है या प्रोविज़न आता है, तो उसके पीछे मैं नहीं होऊंगा, मेरा बिल्कुल भी रोल नहीं होगा उसमें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इंडिया में पार्लियामेंट्री और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वर इन फैक्ट aimed at dividing the nationalist rank by confusing the moderates and at checking the growth of unity among the Indians through the instrument of separate electorates. Constitutional reforms हैं, इनका जो प्राइमरी पर्पस था वो नेशनलिस्ट को डिवाइड करना था और उन्हें कंफ्यूज करना था, और जो हमारे मॉडरेट्स हैं उन्हें कंफ्यूज करना था और डिवाइड करना था, एक्सट्रीमिस्ट्स को डिवाइड करना था, एंड एट चेकिंग दी ग्रोथ ऑफ यूनिटी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिया का जो फैक्टर शुरू से रहा है, उसको एक तरीके से डेंट देना, उसमें डेंट डालना, उस यूनिटी को तोड़ना, उसमें दरार डालना। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है इन रिफॉर्म्स का, वो पॉजिटिव तो कुछ था नहीं ज़्यादा, वो सारा नेगेटिव ही था। और उसमें नेगेटिव फैक्टर में से एक फैक्टर ये है कि जो यूनिटी की ग्रोथ थी कंट्री में, उसे चेक करना बेसिकली, कि ये जो हम सेपरेट इलेक्टरेट्स के आइडिया ला रहे हैं, इसके अगेंस्ट कोई खड़ा होगा अब, क्योंकि ये तो एक तरीके से हम जो है तोड़ रहे हैं लोगों की यूनिटी। तो इनके लिए कोई अब दंगे करेगा या प्रोटेस्ट करेगा कि हमारी यूनिटी मत तोड़ो, उसको चेक करने का इनका प्राइमरी पर्पस था। और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था फिर। तो जो है इन्हें पता चल गया था कि भाई अब सेपरेट इलेक्टरेट्स वगैरह जो हमने दे दिए हैं, तो यूनिटी जो है कहीं ना कहीं अब हिला दी है ब्रिटिश ने, वो जान चुके थे अब। तो ये जो एज एन इंस्ट्रूमेंट इन्होंने यूज़ करा है सेपरेट इलेक्टरेट्स को, इंडिया की ग्रोथ ऑफ यूनिटी जो थी और जो ब्रदरहुड था रिलीजन्स में, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, उसको जो है एक तरीके से चेक करने के लिए, चैलेंज करने के लिए इन्होंने ये सेपरेट इलेक्टरेट्स का आइडिया जो है इंट्रोड्यूस करा था थ्रू दी मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, which was also known as the Indian Councils Act of 1909. The government aimed at rallying the moderates and the Muslims against the rising tide of nationalism. तो प्राइमरी रैलिंग वाली जो अप्रोच है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, कि अब ये जो अप्रोच इन्होंने अपना ली थी ब्रिटिश ने रैली करने की, कैरेट एंड स्टिक की, मॉडरेट्स को अलग गुमराह कर दिया जाए, मुस्लिम्स को उनको सेपरेट इलेक्टरेट्स दे के उनके माइंड में एक अलग थ्योरी डाल दी जाए, सेपरेट इलेक्टरेट्स दे के उन्हें एक अलग सा स्पेशल ट्रीटमेंट करा जाए उनके साथ। तो यूनिफिकेशन बेसिकली जो मोटा मोटा इसका सारा रिजल्ट है, जो इस टॉपिक का, इस पूरे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स का एक प्राइमरी जो पॉइंट है, वो ये था कि कंट्री की यूनिटी को तोड़ देना बिल्कुल। और जो राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म है, जो नेशनलिज्म बढ़ता ही जा रहा है ईयर बाय ईयर बेसिस पे, जो हमारी कंट्री में उस टाइम पे जो अर्ली 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था नेशनलिज्म, वो ब्रिटिश ऑलरेडी उस चीज़ को एक तरीके से मॉनिटर कर रहे थे कि भाई जो नेशनलिज्म है इंडिया में, जो लोगों में अभी हमारे अगेंस्ट फीलिंग आ चुकी है, ये हम कितने ही इनके अगेंस्ट वायलेंट मेजर ले लें या इनको कितना ही जेल में डाल लें या कुछ भी कर लें, ये बढ़ता ही जा रहा है। तो उन्होंने, अब आप देख सकते हैं कि वो एक ऐसी अप्रोच में आ चुके हैं कि अब वो बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल हो चुके थे, और उन्होंने ऐसे ऐसे फिर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। अब ये 1909 के हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट, ऑल्सो नोन एज मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, ऑल्सो नोन एज मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं। प्राइमरी पर्पस जिसका यही था, कंट्री में नेशनलिज्म की ग्रोथ को सप्रेस करने का, गुमराह करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। The officials and the Muslim leaders often talked of the entire community when they talked of separate electorates, but in reality it meant the appeasement of just a small section of the Muslim elite. तो इस पॉइंट में जो ये लिखा है वो यही लिखा है कि जो मुस्लिम लीडर्स थे, वो बात तो एंटायर कम्युनिटी की करते थे कि भाई जो एंटायर कम्युनिटी है, जो एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी है, उसकी बातें चलती थी। और इंग्लिश और मुस्लिम्स में दोनों जब भी ये सेपरेट इलेक्टर्स का मुद्दा आता था, तो यही बोला जाता था कि ये कम्युनिटी के लिए किया जा रहा है। बट रियलिटी ये थी, जो इन्हें अपीजमेंट करनी थी, अपीजमेंट इन द सेंस सेटिस्फाई करना था, प्लीज़ करना था। जैसा कि हमने पूरी सीरीज़ में देखा ही है कि ये जो इनका एक मेजर पार्टीशन वाला कर्जन का जो स्टेप था, वो था ही कम्युनलिज्म को कंट्री में फैलाने का। और वो ही हम देख सकते हैं कि ये एक स्टेप फॉरवर्ड है उसका ही, एक तरीके से डिवीज़न क्रिएट करने का।
और बातें यहाँ पे जब करी जाती थी इस सेपरेट इलेक्ट्रेट की, तो कम्युनिटी को माइंड में रख के बातें करी जाती थी कि कम्युनिटी के लिए करा जा रहा है ये सब कुछ, ओवरऑल पूरे जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके लिए करा जा रहा है बेसिकली, लेकिन ये करा सिर्फ कुछ एलिट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जा रहा था। नेक्स्ट है हमारा, बिसाइड्स द सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज टू इनडायरेक्ट एंड इट गेव द इंप्रेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लेजिस्लेचर्स थ्रू ए नंबर ऑफ सीव्स। तो काफ़ी इनडायरेक्ट सिस्टम था, हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, और इसने सिर्फ एक यही इंप्रेशन दिया कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ऑफ लेजिस्लेचर एक छन्नी के थ्रू इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं ये सिर्फ। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वाइल पार्लियामेंट्री फॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज एडमिटेड। तो फॉर्म्स वगैरह पार्लियामेंट्री छोटे मोटे इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। एक मेंबर हमारा वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी बैठेगा, और बजट में भी अब हम आइटम्स जो है डिसाइड कर पाएंगे, लेकिन जो है कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई थी, बस मेंबरशिप हम कह सकते हैं बढ़ा दी गई थी चीज़ों में। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से डिसीजन मेकिंग पावर अभी भी एब्सेंट थी, which sometimes led to thoughtless and irresponsible criticism of the government. Only some members like Gokhale put to constructive use the opportunity to debate in the councils by demanding universal primary education, attacking repressive policies, drawing attention to the plight of indentured labor and Indian workers in South Africa. तो कुछ जो मेंबर्स हैं उन्होंने फिर भी इसका अपॉर्चुनिटी को सीज करने की प्रॉपर कोशिश करी। जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है, हमारे गोपाल कृष्ण गोखले सर जो थे उन्होंने कंस्ट्रक्टिव यूज़ करा, इस मौके का फ़ायदा उठाया, उन्होंने अपने देश के और अपने लीडर्स की जो भी डिमांड्स थी उन्होंने सामने रखी। इस मौके को यूज़ करके उन्होंने काउंसिल्स में अपनी आवाज़ उठाई, एजुकेशन की डिमांड रखी, यूनिवर्सल एजुकेशन की, रिप्रेसिव पॉलिसीज़ के अगेंस्ट भी उन्होंने काफ़ी अपनी इस काउंसिल्स में, इस असेंबली में एक तरीके से खूब आवाज़ उठाई उन्होंने। और जो हमारे इंडेंचर्ड जो लेबर हैं, जो साउथ अफ्रीका में बंधुआ मजदूर जिन्हें बोलते हैं इंडेंचर्ड लेबर को, उनके खिलाफ भी जो उनके साथ जो बर्ताव हो रहा था और जो उनके साथ इनह्यूमेन एक तरीके का बिहेवियर था, उसको लेके भी वो अटेंशन लेके आए काउंसिल में। तो हमारे गोखले सर ने, ऐसा नहीं है कि भाई इन रिफॉर्म्स को पूरा डिस्कार्ड कर दिया और प्रोटेस्ट वगैरह पे उतर गए, थॉटलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म पे उतर गए। उन्होंने इसको एज अ मौका देखा कि जो भी मिला है ये मौका है, इस मौके को हम यूज़ करके कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट द रिफॉर्म्स ऑफ 1909 गेव टू द पीपल ऑफ द कंट्री वॉज ए शैडो रेदर देन ए सब्सटेंस। तो जैसा कि मैंने बोला ही था इस टॉपिक की स्टार्टिंग में कि ये जो रिफॉर्म्स हैं इन्होंने जो मेजरली है कुछ चेंज नहीं करा, सब्सटेंशियल पॉजिटिव चेंज। नेगेटिव तो इन्होंने काफ़ी चेंज करा, कम्युनलिज्म को बूस्ट करा, ये सब इन्होंने नेगेटिवली तो करा, कंट्री में डिवीजन क्रिएट करने में तो इन रिफॉर्म्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट था वो नेग्लिजिबल थे ऑलमोस्ट। और द पीपल हैड डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट बट वॉट दे वर गिवन वॉज बेनेवलेंट डेस्पोटिज्म। बेनेवलेंट डेस्पोटिज्म का यहाँ पे मीनिंग है बेनेवलेंट इन द सेंस कि काइंड तरीके से, बहुत ही परोपकारी तरीके से, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से उन्होंने डेस्पोटिज्म दिखाया। डेस्पोटिज्म इन द सेंस था ऑपरेशन ही, बट एक तरीके से ऑन पेपर फॉर्म का ऑपरेशन था। एक तरीके से लोगों को ये दिखाया गया कि आपकी इंक्लूजन हो रही है, आपकी इन्वॉल्वमेंट को हम कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं। था एक तरीके का दबाव ही और डिक्टेटरशिप का फॉर्मेट ही था, लेकिन एक काइंड तरीके से था। इसी के साथ ही हमारा ये जो एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म का ओवरऑल टॉपिक था, जिसमें हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर करे थे अपनी प्रीवियस वीडियोस में, वो आज ख़त्म होता है। स्टार्ट हमने करा था ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म से, कि भाई मिलिटेंट नेशनलिज्म जो एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था, जो आज से पहले सिर्फ मॉडरेट्स तक सीमित था, अब वो नेशनलिज्म एक तरीके का नियो नेशनलिज्म पे बढ़ चुका था। स्वदेशी मूवमेंट हुई, बॉयकॉट मूवमेंट हुई, उनके बारे में भी पढ़ा, क्यों हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिसीजन लिया था कर्जन ने, उसकी वजह से स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुई। और एक्सट्रीमिस्ट फेज में मूवमेंट कहाँ तक पहुँची, क्या क्या उसमें हुआ, वो भी पढ़ा हमने। स्वदेशी मूवमेंट की इवैल्यूएशन भी करी ओवरऑल, कि स्वदेशी मूवमेंट में क्या क्या इवेंट हुए थे, स्वदेशी मूवमेंट फेल क्यों हुई थी, क्या क्या ऐसा हुआ था उसमें जो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर करा जाता तो ये मूवमेंट आगे जाके एक नेशनल मूवमेंट में भी कन्वर्ट होती। ये सब भी हमने डिस्कस करा। सूरत स्प्लिट भी हमने देखा कि भाई जो INC में फाइनली आके जो दरार आ गई थी, जो ब्रिटिश के द्वारा फैलाया हुआ जो जाल था, उसमें हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स फंस चुके थे। स्प्लिट हो गया था हमारे कांग्रेस में, मॉडरेट्स अलग हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे। 1907 में हुआ था ये स्प्लिट, और ये सूरत के सेशन में हुआ था कांग्रेस का, जो सूरत का सेशन था दिसंबर में, जो सूरत में सेशन हुआ था, ये हमने पढ़ा। और गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी जो हमने लास्ट वीडियो में कवर करी थी, जो रिप्रेसिंग उनकी अप्रोच थी और जो ओवरऑल उन्होंने अप्रोच अपनाई थी पूरी मूवमेंट में,
इसी तरीके से इन्होंने हमारे लीडर्स को भी जो है अरेस्ट कर लिया था, तिलक को भी जेल भेज दिया था। तो काफ़ी कुछ हुआ था, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये भी। आप इसे चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। और जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आज हमने कवर करे, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भले ही उन्होंने कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ना करी हो, उन्होंने एक जो ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स नाम की, उस सेपरेट इलेक्टोरेट्स ने जो आगे जाके हार्म करा है इस कंट्री को, जो पॉलिटिक्स में उसने, कल्चर में उसने, हर तरीके से उसने जो डेंट दिया है कंट्री में, इंडिया की यूनिफिकेशन में, वो हम विटनेस करते हैं, आज भी विटनेस करते हैं। आज़ादी के टाइम पे भी हमने विटनेस करा था। तो आज ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। आगे हम देखेंगे कि अब हम कैसे 1909 से अब आगे बढ़ेंगे, कौन हमारे अब लीडर्स इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड अगर आप हमें फॉलो अलोंग करते आ रहे हैं हमारी सीरीज़ में थ्रू आउट, के लिए थैंक यू सो मच। सो आई होप यू फाउंड दिस सीरीज़ एंड दिस वीडियो informative and helpful, and I will see you in the next one. Thank you for watching and take care.